संतोष भाई साहब, दो चीजें मैं जो समझना चाह रहा हूं। जो एनडीए की कल मीटिंग बुलाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, 30 पार्टी को बुलाए हैं, इनडायरेक्टली ये एडमिशन नहीं है कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट नहीं है, अब गठबंधन वर्सेस गठबंधन है। ये उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी की वो ताकत अब नहीं रह गई है कि वो अकेले सबसे मुकाबला कर सके। तो जो गठबंधन वर्सेस गठबंधन, 37% वोट वर्सेस 63% वोट का जो एक बात बहुत दिनों से चल रही थी, उसको शायद जाने अनजाने बीजेपी ने कुछ कंसीड कर लिया। एक तो ये बात, दूसरा विपक्ष वाला मामला जो बेंगलोर में है, ये भी एक बड़ा संकेत है कि कम से कम लोग एक टेबल पे बैठ के आमने सामने बात तो कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों पे संतोष भाई साहब आपसे, क्योंकि भावी राजनीति इसी पे टिकी हुई है, तो थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे संतोष भाई साहब से। देखिए, समझने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं आनंद जी, आपने खुद ही अंतर विरोधों का जिक्र कर दिया और दोनों तरफ अंतर विरोध है। एनडीए में भी है और अभी यूपीए है कि पीडीए है, क्या टीडीए क्या बनेगा उसका नाम कहीं है नहीं दूसरी तरफ। लेकिन हम सबसे पहले हम उसकी बात करें जिसका आपने जिक्र किया, एनडीए की बैठक का। एनडीए की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार अब तक हमेशा अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और खुद प्रधानमंत्री जी ये मान के चल रहे थे कि हमको किसी का साथ नहीं लेना है, हम ही को चुनाव लड़ना है और हम ही को जीतना है, और बाकी किसी को अगर कुछ देना होगा तो हम कृपा पूर्वक उसको कुछ दे देंगे, भिक्षा में दे दें, किसी भी तरह से दे दें, लेकिन हम अपना किसी को फेलो ट्रैवलर नहीं बनाएंगे। लेकिन होते होते हो ये गया 10 साल में, 10 साल अभी 9 साल हो गए हैं। यहाँ स्थिति यहाँ आ गई कि समझ में आ गया, और उनके पास जो उनके अपने सर्वे हैं, भारतीय जनता पार्टी या संघ के सर्वे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां और सामाजिक नीतियां, उनके अंतर विरोध इस तेजी से ऊपर उभरे हैं, इस तेजी से उभरे हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि वो अकेले चुनाव लड़के नहीं जीत सकते। इसीलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों से, अब तक उन्होंने एक काम किया था कि राहुल गांधी को अपना मुख्य दुश्मन मान करके देश में एक भावना बनाई थी, क्योंकि राहुल गांधी को उनको लगता था कि वो अच्छी तरह से पीट लेंगे चुनाव में, क्योंकि राहुल जी बोलते बोलते कभी कभी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो जनता की समझ में थोड़ी कम आती है। पर इस यात्रा ने, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, मेरा ख्याल है राहुल गांधी को बहुत परिपक्व किया है, उन्हें देश की स्थिति समझ में आई है और वो बयान भी काफी सोच समझ के देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय ज्यादा संकट में है। विपक्ष, जिसको आप कहते हैं विपक्ष में एकता हुई, ये तो संकट में कभी था ही नहीं। ये तो वैसे भी तय थे कि हम अपने अपने राज्य में लड़ेंगे और जब जीत जाएंगे तब फिर हम देखेंगे किसके ज्यादा एमपी आए और वो हम प्रधानमंत्री चुन लेंगे। पर नई कोशिश नीतीश जी ने भी की, और इसमें मेरा ख्याल है खड़गे साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने लोगों को तैयार करने में, जो ट्रैक 2 पॉलिटिक्स है, जो खुद उन्होंने फोन किए, लोगों से बातचीत की, उसने बहुत रोल प्ले किया। और खासकर खड़गे साहब एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिसके बारे में आप आगे चर्चा करेंगे। तो जो मैं समझता हूँ, ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप क्या समझते हैं या बाकी मित्र क्या समझते हैं। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच का संकट ज्यादा विकट है, अंतर्विरोध ज्यादा परेशानी भरे हैं बजाय विपक्ष के। विपक्ष के लोग बात करेंगे नहीं करेंगे, चर्चाएं चल रही हैं, अडानी जी का रोल क्या होगा, उन्होंने क्यों महाराष्ट्र में इतना बड़ा रोल प्ले किया, कल क्यों एक नई घटना हुई कि शरद पवार से परसों अजित पवार मिले, कल बाकी लोग सारे जाके मिले, लोगों ने पैर छुए, अपनी बात की, उसमें शरद पवार ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, क्योंकि उसमें किसी का प्रवेश था नहीं, बहुत सेलेक्टेड लोग थे, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने खाली चुपचाप बात सुन ली। ऐसा हुआ नहीं होगा। तो इसमें अडानी साहब का क्या रोल है पूरे इस सारे खेल में, ये भी, क्योंकि अडानी अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, वो देश की राजनीति को चलाने वाले मेन, जिसको कहते हैं ना, मुख्य कर्ता धर्ता, एक्सेस के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो विपक्षी एकता का जो आपने कहा कि तुरपाई हो रही है या कुछ हो रहा है, वो होने दीजिए। पर संकट यह है कि भाजपा की चादर क्यों फटती जा रही है। भाजपा की चादर नहीं फटनी चाहिए। जिसके पास नरेंद्र मोदी लास्ट बॉल तक खेलने वाला आदमी हो, अमित शाह जैसे हर जगह तोड़ फोड़ में माहिर लीडर हो,
और वहां पर ये परेशानी पैदा हो जाए कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए हर जगह, और आप चिराग पासवान के धमकी को सह रहे हैं, चिराग पासवान के कि हमको पहले राज्यसभा दीजिए या हमको इतने लोकसभा की सीटें दीजिए। ये कभी अमित शाह के स्वभाव की चीज नहीं है ना मोदी जी के, इस तरह की शर्तों को वो माने, और इसके पहले उन्होंने कहीं शर्तों को माना नहीं था। इसलिए मुझे आनंद ये लगता है, आप खुद भी राय दीजिए बाकी लोगों से भी, मुझे तो लगता है कि एनडीए का संकट ज्यादा विकट और विकराल है बजाय कांग्रेस के साथ आने वाले बाकी दलों के, विपक्षी दलों को जिनको हम कहते हैं। संतोष भाई साहब, अब आपने सबकी बात सुन ली। मैं दो चीजें जो मेरे, एक तो लोगों का कहना यह है कि एनडीए की बैठक बुलाने का एक और कारण है कि इधर जो हमारा टेलीविजन चैनल है, जिसको कोई सरकारी चैनल बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, उसके पास केवल कोई काम ही नहीं रह गया था, और लोगों को खतरा यह लग रहा था कि जैसे पटना की 23 जून की मीटिंग को पूरा फुटेज मिल गया था और केवल पटना की मीटिंग की बात हुई, उसी तरह से 17-18 को अगर बीजेपी कोई बड़ा इवेंट नहीं करती है तो ये बाढ़ को कब तक बाढ़ करेंगे भाई। अब आप 3-4 दिन से देख रहे हैं, जहां बाढ़ नहीं भी है वहां पे भी गड्ढे में उतर के कह रहे हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। कोई एक आदमी फोटो खींच के भेज रहा है कि तो सड़क सूखी हुई है, वो रिपोर्टर साहब गड्ढे में घुसे हुए हैं पानी के उसमें। तो ये एक कुछ लोगों का मानना है कि सारा फुटेज विपक्ष के पास ना जाए, उसको रोकने के लिए भी कल ये हो रहा है। क्योंकि वो आता है कि एक हेडलाइन कल थी, नड्डा जी, अमित शाह और मोदी जी का गहरा मंथन, विपक्ष को हरा। अरे भाई, मतलब इनका कौन सा मंथन। क्या, चलिए मैं एक दो चीजें, क्योंकि हमारे दर्शक को भी जरा आप ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी 2004 में तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और उस समय आपकी जो किताब है, उस किताब को भी मैं दर्शकों को बता दूं, उस किताब को सोनिया गांधी, आप उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। उस समय 2004 में बिल्कुल सिलसिलेवार संतोष जी ने किताब में पूरा डिटेल लिखा है कि कैसे वीपी सिंह प्राइम मूवर थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के। वो नहीं बनी, वो दूसरी बात है, वो उनकी, लेकिन जितना उन्होंने इसके लिए कोशिश की थी, चाहे वो डीएमके के करुणानिधि जी हो, ये सारा उसमें डिटेल। आज तो सोनिया गांधी ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे है। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी का बेंगलोर जाना मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है विपक्ष के दृष्टि से। संतोष भाई साहब, दोनों चीजें, फुटेज की बात भी और ये भी। आनंद जी, आप और हमको ज्यादा ध्यान कांग्रेस की तरफ देना चाहिए, एनडीए की तरफ नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ इसलिए देना चाहिए कि कांग्रेस में भीतर खुद ही बहुत सारे भस्मासुर बैठे हुए हैं जो भाई बहन में युद्ध कराने की कोशिश करते हैं, राज्यों में ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, जिनका जमीन पे कोई असर नहीं है, वो फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें अब शक ये भी है कि इसमें बहुत सारे लोग अमित शाह जी के साथ बातचीत करके फैसले लेने में कुछ तरीके निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस एक, क्योंकि बाकी सारे मित्र भी बोलेंगे, कांग्रेस अगर एक फैसला लेती है, क्योंकि अभी तेजी से चला है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, मुझे लगता है ये सब कांग्रेस के भीतर वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस को हराना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव में। इस समय कांग्रेस की तरफ से बुद्धिमानी का संकेत सिर्फ ये होगा कि खड़गे साहब को वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, और खड़गे साहब के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस चाहे अकेले लड़े या सारे लोगों के साथ लड़े, पहले दिन से लड़ाई बराबरी पे आ जाएगी। मुस्लिम समाज और दलित समाज एकजुट होकर के खड़गे साहब के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा। ये मेरा मानना है, और जितना मैंने चुनावों का अनुभव देखा है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर ये फैसला नहीं लेते हैं, खबरों को लीक करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कहा कि यहाँ भी वही है कि गड्ढे में खड़े होकर आदमी कह रहा है कि हम नदी के बीच में खड़े हैं, कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि हर हालत में कांग्रेस को सबसे ज्यादा समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर कांग्रेस बुद्धिमानी से काम लेगी तो कांग्रेस पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के सामने या उनके गठबंधन के सामने
एनडीए के सामने बराबरी की लड़ाई पे आ जाएगी। और सारे देश में पिछले दिनों जितने बयान खड़गे साहब ने दिए हैं उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। मैं कोरामंडल एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, उसके बयान में सब इस्तीफा मांग रहे थे, राहुल गांधी तक ने इस्तीफा मांगा, लेकिन खड़गे साहब ने कहा नहीं, सवाल बाद में पूछेंगे, अभी ये विपदा की घड़ी है, हम सरकार के साथ हैं। सारे देश में इस बयान की तारीफ हुई। तो एक सीजन्ड आदमी चाहिए जो देश को समझता हो, देश की नब्ज समझता हो, जिसका रिश्ता उम्र से नहीं और अनुभव से होता है, क्योंकि देश अनुभव चलाता है, देश उम्र नहीं चलाती है। तो मेरा ये मानना है, मैं अपनी बात आपने जो पूछा उसका इसमें मैं ये टिप्पणी करना चाह रहा था, मैंने आप लोगों के सामने रखी। और मैं इतना ही बता दूं, चूंकि आपने पूछा, मैंने एक किताब लिखी है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। इसमें सिलसिलेवार उन सालों का जिक्र है जो साल जानबूझ करके भारत के राजनीतिक इतिहास से गायब किए गए हैं। तो उसमें सोनिया गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनने की कोशिश हुई, कैसे सारे विपक्ष को एक किया गया, ये सब पहली बार उसका खुलासा है। रामविलास पासवान को भी जो नहीं बनना चाहते थे, किस तरह उनको प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए जो अचानक चुने गए थे मनमोहन सिंह, और दोनों बच्चों ने सोनिया जी को कहा था, इसमें कोई आप लोगों में से जो जानते होंगे, मेरे कलाम साहब से भी बहुत अच्छा रिश्ता था। मैंने साफ साफ पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, मैंने कोई सवाल सोनिया गांधी से नहीं किया था। ये सिर्फ ये दोनों बच्चे थे, राहुल और प्रियंका, जिन्होंने कहा कि मम्मी तुम अकेली बची हो, ये लोग तुमको भी मार देंगे। उस डर की वजह से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद से आखिरी समय विड्रॉ किया और मनमोहन सिंह को तैयार कर लिया। और अभी दो लोग थे जो उस समय वीपी सिंह के पास आए थे, नटवर सिंह और फतेहदार साहब। नटवर सिंह अभी हमारे बीच में है, जो मैं ये सारी कहानी आपसे कह रहा हूँ, नटवर सिंह उसके जीवित गवाह हमारे बीच में भी मौजूद है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, अंत में समाप्त करता हूँ आनंद जी आपको इस प्रोग्राम करने के लिए, मेरा मानना है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप में या दिल्ली की सत्ता के रूप में या चाहे संविधान का नाम लें या जिस चीज का भी नाम लें, अगर कुछ नया बदलाव लाना है तो कांग्रेस को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। उसमें अखिलेश यादव की, नीतीश की या किसी और की सावधानी की, लालू की सावधानी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की सावधानी की जरूरत। मैं संतोष भाई साहब, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए आपसे, इसलिए जो ये बात एक ब्रजेश जी भी कह रहे हैं, मुझे भी, कि राहुल गांधी के एक्टिव होने से ना केवल कांग्रेस को बल्कि विपक्ष को भी फायदा तो हो ही रहा है, और इसीलिए सारे विपक्षियों को लग रहा है कि नहीं, इनको साथ रहना चाहिए, ये सेंट्रल फिगर हो। और दूसरा जो बात इन्होंने कही कि ये जो डर खत्म करने का एक बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कम से कम डर को थोड़ा कम किया है, जो बीजेपी जो डराती है लोगों को? मैं आनंद जी इससे अलग राहुल गांधी का प्रभाव जनता के ऊपर देख रहा हूँ। जनता ने पहली बार बेरोजगारी और महंगाई को अपना मुद्दा माना है, और खासकर बेरोजगार, इनके लिए जो आवाज राहुल जी ने उठाई है, उसने जनता के एक बड़े हिस्से के मन के ऊपर प्रभाव डाला है, और लोग अपने आप में संगठित हो रहे हैं। मेरी खबर के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह बेरोजगार नौजवान संगठित हो रहे हैं, और वो संगठित एक, जिसको कहते हैं ना, एक लड़ाकू ढंग से संगठित हो रहे हैं कि हमें बदला लेना है। चाहे वो लोग जो नौकरी मांगने की जगह पे गांव लौट गए हों या जिन्होंने आशाएं खो दी हों, पर रोजगार का सवाल इस देश के नौजवानों का सबसे प्रमुख सवाल बन गया है। महंगाई दूसरे के ऊपर आ गई है, क्योंकि महंगाई को जो लोग किसी तरीके से जीने की कोशिश कर लेते हैं, पर बिना रोजगार के नहीं जी सकते। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा, अगर मैं असर भारत की जनता के ऊपर देख रहा हूं, तो इस रूप में देख रहा हूं कि मुद्दे उन्होंने नए सिरे से जमीन से जुड़े हुए खड़े कर दिए। और बाकी वोट के लेवल पर क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ और दूसरे तत्व भी आ जाते हैं, जाति आ जाती है, धर्म आ जाता है, उस समय का कोई जैसे पुलवामा हो गया था ऐसी कोई चीज आ जाती है। मान लीजिए राजनाथ जी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं और मोदी जी कहते हैं चलो पीओके में अटैक कर दो,
कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय दुनिया की स्थिति बिल्कुल दूसरी है और चीन हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन दुस्साहस की कोशिश तो कर सकते हैं। पुलवामा का आज तक कोई हल नहीं निकला, मान लीजिए आपने पीओके पे कुछ कर दिया, तो मानसिक अगर कोई वातावरण बने उसके बारे में नहीं कह सकता, पर लोगों के दिमाग में मुद्दे आ गए हैं और राहुल का मैं ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों के और खासकर नौजवानों के मन के ऊपर मानता हूँ।